the question was, what do you think the long-term effects of social media in general are? And unfortunately, what happened was, I think it's easy to characterize what I said just as a Facebook-specific thing because I worked there and I was a key part of growing it. The reality of what I was... Explain what you said at the time. So what I said was, I think the tools that have been created today are starting to erode the social fabric of how society works. And what I meant by that is... जैसा कि हम सभी को स्मार्टफोन्स के फ़ायदे और इस्तेमाल के बारे में पता है, टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो ये अनडाउटली 20th सेंचुरी की एक ज़बरदस्त इन्वेंशन है। ATM कार्ड के साइज़ के बराबर ये डिवाइस, जो ना सिर्फ हमारी डेली रूटीन में हमें हेल्प करता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आसानी से सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। कई रिसर्चेस ये बात साबित कर चुकी हैं कि स्मार्टफोन्स हमारे दिमाग के बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं और हमारे सोचने के तरीके को भी ऑल्टर करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि स्मार्टफोन अगर आपके रूम में पड़ा हुआ हो और इवन अगर ये स्विच्ड ऑफ हो, आपकी मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट की तरह लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे स्मार्टफोन्स हमारी मेमोरी, स्ट्रेस लेवल और कॉग्निटिव फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे प्लेनेट पर मौजूद बिलियंस की तादाद में रहने वाले इंसानों की कलेक्टिव सोच को अगर एक छोटी सी डिवाइस इफेक्ट कर रही है और उनके ब्रेन्स को ऑल्टर कर सकती है, तो इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और हम इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम खुद को इस पिटफॉल से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साल 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बीचों बीच एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने उनका पहला आईफोन लॉन्च किया। इस फ़ोन के अंदर सिर्फ 16 ऐप्स थीं और कोई ऐप स्टोर मौजूद नहीं था। ये फ़ोन आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी सिंपल था। बटन्स को एक टच स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, जिसमें रिस्पॉन्सिव इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था। अब आप टैप, स्वाइप, जूम और वेब ब्राउजिंग कर सकते थे, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की एफिशिएंसी से भी कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से। आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई नए फीचर्स नहीं है, लेकिन उस दौर में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और लोग इन फीचर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए और इस सेलफोन को ख़रीदने के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा उस वक्त, लेकिन बहुत कम लोग ये बात प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सेलफोन्स की इस नई टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। साल गुजरते गए और ये फ़ोन तेज़ से तेज़तर होते गए, फीचर्स ऐड होते गए और सॉफ्टवेयर बेहतरीन तरीके से काम करने लगे, और दूसरी कंपनीज ने भी अपने सेलफोन्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। ऐप्स यूज़फुल बनती गई और वो लोग जो इसे इस्तेमाल करते थे इसे एक नेमत समझने लगे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एल्गोरिथम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और इससे पहले कि कोई इस बात को नोटिस कर पाता, हम 2D वर्चुअल रियलिटी के दौर में दाखिल हो चुके थे। एक कंप्लीटली आइसोलेटेड रियलिटी और दुनिया को देखने का तरीका, लेकिन एक सेलफोन स्क्रीन के लेंस से, जिसके बैकएंड में एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाने लगा और जिसका मकसद आपकी अटेंशन को फ़ोन की तरफ रखने का था। और ऐसी ऐप्स बनाई जाने लगी जो आपके दिमाग के अंदर डोपामीन रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकें। डोपामीन एक केमिकल होता है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है। जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है या कोई काम अच्छा लगता है तो हमारे दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। इसको अक्सर रिवॉर्ड केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेटेड रखता है। ये बात नाकाबिले यकीन ज़रूर लगती होगी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसीजर के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता होगा कि कैसे आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जा सके, लेकिन ये एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा की थीम भी थी कि कैसे सेलफोन्स के अंदर एल्गोरिथम्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। वो तमाम लोग जो इन एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन कर रहे थे, उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। आईफोन के लॉन्च के तकरीबन 15 साल बाद स्मार्टफोन्स के हमारे दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट्स को री एग्जामिन किया जाने लगा है, लेकिन और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हमारा दिमाग इफेक्ट होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो अभी भी हमें बहुत कुछ जानना है इस बात के बारे में कि स्मार्टफोन्स के हमारे लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर क्या असर होता है, लेकिन एक सेकंड के लिए सोच कर देखें कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फ़ोन चेक ना किया हो और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई हो उसे चेक करने की, जबकि उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन भी ना आया हो। आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है ये बात बताने के लिए कि आपके दिमाग के साथ कुछ अजीब हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ रिसर्चेस के बारे में। हम इसमें मेमोरी, एडिक्शन, कोग्निटिव फंक्शन और स्ट्रेस को कवर करेंगे। आपको वो दौर तो याद होगा जब आपको दोस्तों का फ़ोन नंबर याद रहता था, या फिर आप अपनी मैथ्स की क्लास में मेंटल एक्सरसाइजेस किया करते थे बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्योंकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। कैब ड्राइवर्स के पास भी उस दौर में GPS की सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुँच जाया करते थे बगैर किसी प्रॉब्लम के।
इवन कि उन्हें किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो सही जा रहे हैं या नहीं। रिसर्च से ये बात पता चली है कि इस मेंटल एक्सरसाइज से इन कैब ड्राइवर्स के दिमाग का वो हिस्सा जो कि मेमोराइजिंग में हेल्प करता है, जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, इन कैब ड्राइवर्स का नॉर्मल लोगों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर था। दिमाग का ये हिस्सा ना सिर्फ लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है बल्कि इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए भी आप इसी पर रिलाई करते हैं। लेकिन आज के दौर की बात की जाए तो हमें तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए भी अपने स्मार्टफोन्स पर रिलाई करना पड़ता है। किसी का फ़ोन नंबर याद रखना तो दूर की बात, हमें नोन लोकेशन पर पहुंचने के लिए भी समटाइम्स जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, और उसमें भी एक क्योटिक सी सिचुएशन रहती है। साल 2021 में भी एक और रिसर्च की गई और उसमें भी ये बात मेंशन की गई कि एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज़ करने से दिमाग का ये हिस्सा डायरेक्टली इफेक्ट होता है, स्पेशली यंगर ब्रेन्स में। साल 2023 में एक और रिसर्च की गई और इस बार MRI स्कैन लिया गया क्रॉनिक स्मार्टफोन यूजर्स का। इस रिसर्च की फाइंडिंग्स दिल को दिला देने वाली थी। इसमें यह बात पता चली कि इन स्मार्टफोन यूजर्स के दिमाग में ग्रे मैटर की वॉल्यूम कम पाई गई, दिमाग के उन हिस्सों में जो कि आपकी मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। ग्रे मैटर अगर ज़्यादा होता है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है आपके दिमाग की फंक्शनिंग के लिए, और अगर यही ग्रे मैटर आपके दिमाग में कम पाया जाता है तो यूजुअली इसका ये मतलब होता है कि आप हायर रिस्क पर हैं डिप्रेशन, डिमेंशिया और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम्स में। इससे ये बात पता चलती है कि जितना कम हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उतना ही कम हम उन सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को प्रोसेस करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि एपिसोडिक मेमोरी या फिर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको डिमेंशिया डेवलप हो सकता है। और जितना कम आप अपनी मेमोरीज को यूटिलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्मार्टफोन्स को यूज़ करना पड़ेगा। प्रोफेसर ओलिविया हार्डेट जो कि एक रिसर्चर हैं, उन्होंने भी ये बात मेंशन की है कि अगर आप जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग के हिपोकैम्पस में ग्रे मैटर की डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इरिवर्सिबल है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग के अंदर ग्रे मैटर इंक्रीज हो सकता है, जो कि इनडायरेक्टली आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम से बचा सकता है। और आपकी मेमोरी भी रेगुलर एक्सरसाइज करने से इम्प्रूव होती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके आप नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम का कम से कम इस्तेमाल करें और अपनी एपिसोडिक मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स जैसा कि मल्टीटास्किंग आपकी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं, और इंटरेस्टिंगली ह्यूमन मल्टीटास्किंग एक मिथ है और एक्चुअल में हम में से सिर्फ 2.5% लोग ही इसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। कैथरीन प्राइस, जिन्होंने इस टॉपिक पर कई बुक्स लिखी, उन्होंने अपनी एक और किताब हाउ टू ब्रेकअप विद योर सेलफोन में पर्टिकुलरली कंटिन्यूअल पार्शियल अटेंशन के बारे में वार्न किया। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके साथ होती है, फिर चाहे किसी से बात करते हुए स्मार्टफोन पे किसी और से टेक्स्ट पे बात करना हो या नेटफ्लिक्स देखते हुए कंटिन्यूसली फेसबुक टाइमलाइन को स्क्रॉल करना हो। ये ज़रूर आपके साथ भी होता होगा। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, जो कि ना सिर्फ एक मिथ है बल्कि हमारे दिमाग की कॉग्निटिव हेल्थ को भी ये चीज़ डैमेज करती है। इस सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग की वजह से आपके अंदर डीप और कॉम्प्लेक्स थॉट्स को इमेजिन करने की एबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। ये हमारे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हमारे प्रेजेंट मोमेंट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं ट्रांसफ़र कर पाता और ये सलाहियत और भी ज़्यादा वीक होती जाती है। मुद्दे की बात यह है कि हर वो फालतू मिनट जो आप सेलफोन पे गुजारते हैं बगैर किसी प्रोडक्टिविटी के, वो आखिरी मोमेंट होता है प्रेजेंट मोमेंट में जो कभी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बन पाता, और एक लंबी लिस्ट बनती जाती है ऐसे एक्सपीरियंसेस की जो आप दोबारा कभी याद नहीं कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में, जो कि कंपैरेटिवली नोन एस्पेक्ट है सेलफोन यूज़ के हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि नोमोफोबिया एक्चुअल में एक टर्म यूज़ की जाती है जब भी आप अपने सेलफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और आपको बार बार इस बात का एहसास रहता है कि आप अपने सेलफोन से दूर हैं। डॉक्टर लैरी रोजन ने अपनी किताब दी डिस्ट्रैक्टेड माइंड में एक एक्सपेरिमेंट को शेयर किया, जिसका मकसद इसी बात को एग्जामिन करने का था। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को रीड करने के लिए न्यूज़पेपर दिया गया और उनके बॉडली पैरामीटर्स जैसे कि पल्स रेट और हार्ट रेट और हीट और स्वेट सिग्नल्स को मॉनिटर किया गया, जबकि उनके फ़ोन को उनकी पहुंच से दूर रख दिया गया। लेकिन वो टेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि उनके फ़ोन में आ रहे थे उनको वो सुन सकते थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि उन पार्टिसिपेंट्स के स्मार्टफोन्स में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता था तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती थी, जबकि उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इफेक्ट होती थी। साल 2019 से लेकर 2023 तक एवरेज सेलफोन स्क्रीन टाइम में 23% तक इजाफा आया, जबकि एक एवरेज सेलफोन यूजर तकरीबन दिन में 100 दफ़ा अपने फ़ोन को चेक करता है। एक पीयर रिव्यूड रिसर्च मेडिकल जर्नल इस बात को कंफर्म करता है कि एक्सेसिव सेलफोन यूज़ ऐसे बिहेवियर्स को ट्रिगर करता है जो कि एडिक्टिव डिसऑर्डर में पाए जाते हैं,
ये हमारे दिमाग में मौजूद वाइटल फंक्शंस को इफेक्ट करता है जो अटेंशन से रिलेटेड होते हैं। ये आगे जाकर विड्रॉल सिम्टम्स को शो करता है। स्मार्टफोन यूजर्स जब भी किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, उन्हें अपने सेलफोन की जरूरत पड़ती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपने इस बात को कभी नोट नहीं किया। स्मार्टफोन्स का डिजाइन आपके माइंड को देखते हुए ही किया गया था कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे आपका ध्यान बार बार इस डिवाइस की तरफ लाया जा सके। ना सिर्फ स्मार्टफोन कंपनीज बल्कि सोशल मीडिया एप्स भी इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पे पुल टू रिफ्रेश फीचर जो कि फेसबुक यूज करता है, कैसीनो में मौजूद स्लॉट मशीन्स को मिमिक करता है, जिसको पुल करने से आप रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करते हैं और सडनली आपके अंदर डोपामीन स्पाइक आता है। ना सिर्फ ये बल्कि ऑटो प्ले फीचर जो कि यूट्यूब में यूज होता है, या फिर इनफाइनाइट स्क्रॉल ऑप्शन जो कि तकरीबन हर सोशल मीडिया ऐप में यूज होता है, आपके अंदर माइंडलेस बिहेवियर को प्रमोट करता है, खास तौर से शॉर्ट्स और रील्स, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है आपको इस बात का पता नहीं होता। आप रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करते हो और आपके अंदर डोपामीन लेवल की नीड बढ़ जाती है और आपके अंदर फॉल्स एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब तक आप उस एक्सपीरियंस को दोबारा फील नहीं कर सकोगे, आपके अंदर ये रहेगा और आप दोबारा सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करने बैठ जाओगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि 2018 से एप्पल और गूगल ने कुछ ऐसी ऐप्स ऐड की हैं जिनको यूज़ करके आप अपने सेलफोन यूज़ को मॉनिटर कर सकते हैं और इवन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। यानी ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, आपने बस उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अब हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन्स का हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस पे क्या असर होता है। कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि हमारी देखने और सोचने की सलाहियत। साल 2022 में एक स्टडी की गई कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर क्या असर हो सकता है अगर आप कोई भी चीज़ स्क्रीन से रीड करते हैं। पार्टिसिपेंट्स को पहले बुक से टेक्स्ट रीड करने को दिया गया और फिर वही सेम टेक्स्ट उन्हें स्क्रीन से रीड करने को कहा गया। इस स्टडी से ये बात सामने आई कि इवन अगर टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम हो, हमारी रीडिंग एबिलिटी गिर जाती है अगर हम उस टेक्स्ट को किसी स्क्रीन से पढ़ें। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं पार्टिसिपेंट स्कोर्स को शो कर रहा है जो उस स्टडी का हिस्सा थे। रेड उन स्कोर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है जब पार्टिसिपेंट्स ने पेपर से रीड किया, जबकि ब्लू उन स्कोर्स को शो कर रहा है जब सेम पार्टिसिपेंट्स ने सेम टेक्स्ट को फोन से रीड किया। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ये बात मेंशन की थी कि सेल फोन की प्रेजेंस से ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर चाहे वो फोन बंद ही क्यों ना हो। ये बात भी एक रिसर्च से सपोर्टेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। हमें फोकस बनाए रखने के लिए अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जब आपका फ़ोन आपके पास होता है, वो आपकी कोग्निटिव रिसोर्सेज का पार्ट होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रेजेंस का एहसास रहता है और आपके माइंड को ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इस सेलफोन की टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए और आपकी सारी की सारी कंसंट्रेशन सबोटाज हो जाती है। एक रिसर्च ने पार्टिसिपेंट्स को ऑप्शन दिया कि वो या तो अपना फ़ोन अपने पास रखें जहाँ पे वो विजिबल हो, जैसे कि बैग पे या फिर डेस्क में, या फिर किसी दूसरे रूम में रख दें। फिर पार्टिसिपेंट्स को सीरीज ऑफ टास्क दिए गए जिससे उनकी मेंटल प्रोसेसिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट किया गया। उन पार्टिसिपेंट्स ने अपने टास्क को ज़्यादा बेहतर से परफॉर्म किया जिनका फ़ोन उनके पास मौजूद नहीं था, कंपैरेटिवली उनके मुकाबले में जिनका फ़ोन उनके पास मौजूद था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात भी साबित होती है कि कैसे स्मार्टफोन की सिर्फ प्रेजेंस से ही आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं। स्मार्टफोन्स ना सिर्फ हमारे बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं बल्कि ये ह्यूमन बायोलॉजी को भी इफेक्ट करते हैं। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट रॉबर्ट लस्टिक का कहना है कि स्मार्टफोन नोटिफिकेशन ने हमें पावलोव एक्सपेरिमेंट जैसे हालात में डाल दिया है जहां हमारे दिमाग लगातार स्ट्रेस और बेचैनी की हालत में रहते हैं। हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स तब ज्यादा ऑल्टर हो जाते हैं जब ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां रिसीव होते हैं। ये अक्सर तब होता है जब हम किसी रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त हमें इंतजार होता है एक ऐसी वीडियो का जो कि हमारी पसंद के साथ मैच करती है। इससे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि फैसला करने और इमोशंस को कंट्रोल करने का जिम्मेदार होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इफेक्ट होती हैं और इमोशनल इम्बैलेंस पैदा होना शुरू हो जाता है जब भी कोई वीडियो हमें हमारे मकसद की नहीं मिलती। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की प्रोसेसिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, दिमाग का वो हिस्सा जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता है सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, जिसकी वजह से पैनिक और स्ट्रेस इंड्यूस होता है। इस सारे सिनेरियो की वजह से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल एबिलिटीज भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। साल 2023 में एक और रिसर्च की गई कि स्मार्टफोन्स का यूज़ का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, जिसमें 50,000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। इस रिसर्च से ये पता चला कि एक्चुअल में स्मार्टफोन्स को अगर 30 मिनट तक इस्तेमाल किया जाए तो आपके माइंड के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई 1 घंटे से ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ करता है तो ये उसकी सेहत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिन्हें फॉलो करके हम इस पिटफॉल से बच सकते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम स्मार्टफोन्स को यूज़ करना ही छोड़ दें, बल्कि जैसे हमने डिस्कस किया कि एक हद तक स्मार्टफोन्स को यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। सबसे पहला स्टेप बहुत सिंपल है, अपने लिए लिमिट्स को सेट करो। अक्सर स्मार्टफोन्स में ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जहां आप अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक कर सकते हैं।
और स्पेसिफिक ऐप्स के लिए डेली लिमिट्स को भी सेट कर सकते हैं। शुरुआत में छोटी छोटी चेंजेस से स्टार्ट करो। रोज़ाना अपना स्क्रीन टाइम 15 से 20 मिनट तक कम करते जाओ और धीरे धीरे इसे रिड्यूस करो। देखना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप मील्स के दौरान या फैमिली गैदरिंग्स में भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हो? इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने घर में फ़ोन फ्री जोन्स क्रिएट करो, जैसे कि डाइनिंग रूम या टीवी लाउंज। इससे आप इन जगहों को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ के लिए एसोसिएट करने लगोगे और अननेसेसरी स्क्रॉलिंग से बच जाओगे। ये एक अच्छा तरीका है वापस अपनी ज़िंदगी और लोगों के साथ कनेक्ट करने का। जब भी अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए उठाओ, जबकि उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन भी मौजूद ना हो, एक वक्त के लिए ये सोचो, क्या आप बोर हो रहे हो या एंग्शियस हो या किसी काम से बच रहे हो। अपना फ़ोन अनलॉक करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये इतना ज़रूरी है? अक्सर हम सिर्फ फ़ोन हैबिट के तौर पर उठाते हैं। अगर आप थोड़ी देर पॉज करो और सोचो, तो आप धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल हासिल करने लग जाओगे कि कब और कैसे अपने स्मार्टफोन को यूज़ करना है। एक और पावरफुल तरीका है रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब यह है कि आप अपने फ़ोन को अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। छोटी छोटी ब्रेक से स्टार्ट करो, जैसे कि सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को बंद कर दो। ये छोटी छोटी डिटॉक्सेस आपके ब्रेन को रीसेट करती हैं और स्मार्टफोन डिपेंडेंट साइकिल को ब्रेक करती हैं। हर दफ़ा ऐप्स के लिए अपने फ़ोन को उठाना ज़रूरी नहीं होता। रियल वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो पहले तो कोशिश करो कि आप अपने माइंड में उसको कैलकुलेट करो। लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो स्मार्टफोन के अंदर मौजूद कैलकुलेटर यूज़ करने के बजाय आप डिजिटल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो। डिजिटल हैबिट्स के रियल वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने से आपको लगने लगेगा कि स्क्रीन के बगैर भी लाइफ इंजॉयबल और प्रोडक्टिव हो सकती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।